नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 के जो अध्याय 9 है प्रकाश, लाइट वाला जो चैप्टर है उसमें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। कुल यहाँ पे साथियों लगभग 30 MCQ प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे अपन। MCQ जो अपने बोर्ड के अंदर भी आएंगे, तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और इस पाठ का जो संपूर्ण निचोड़ अपन ने निकाल लिया है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न ये रहा साथियों कि निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। वृहद दृष्टि क्षेत्र मतलब ज्यादा दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है परवलयीय दर्पण। तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वो होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर जो है अपने को साथियों ज़्यादा क्षेत्र दिखाई देता है। अपने जो पीछे का जितना भी एरिया आता है अपन कांच के अंदर देखें तो वो उत्तल दर्पण के अंदर अपने को ज़्यादा एरिया दिखाई देता है। तो इसको अपन कहते हैं वृहद दृष्टि क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस माध्यम में, यहाँ पे बीच में किस माध्यम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी ग्लिसरीन में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, निर्वात में अंदर। प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात मतलब जहाँ पे कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, जिसको अपन कह सकते हैं अंतरिक्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 सेंटीमीटर है, कितनी है यहाँ पे फोकस दूरी, +60 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण होगा। तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे देखिए अपने को दे रखा है प्लस में 60 दे रखा है, फोकस दूरी किस में है, प्लस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है परवलयीय दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे प्लस के अंदर अपने को फोकस दूरी दे रखी है, मतलब दर्पण कौन सा होगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है साथियों वो किस में होती है, अपने प्लस के अंदर होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस के अंदर होती है, बाकी सभी की जो है माइनस के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों की, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन या ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा अपने अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है अपने को पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या अपन कह सकते हैं कि पेंसिल को अगर पानी में डुबोए अपन तो वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सभी जो अनुप्रयोग हैं वो अपवर्तन के ही अनुप्रयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक जो समतल दर्पण जो होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो साथियों अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है मेरे पास, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक व उल्टा, ऑप्शन सी आभासी व उल्टा और ऑप्शन डी है आभासी व सीधा। तो एक उत्तल दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उत्तल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो किसे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा उत्तल दर्पण के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की जो लेंस क्षमता है वो +2 डायप्टर है, +2 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 2 मीटर, ऑप्शन बी है 0.5 मीटर, ऑप्शन सी है 1 मीटर और ऑप्शन डी है 0.2 मीटर। तो यहाँ पे देखिए अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो लेंस क्षमता का जो सूत्र होता है, लेंस क्षमता को अपन लिखते हैं P से हैं और इसका मात्रक डायप्टर होता है। तो लेंस क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f, 1/, फोकस दूरी इसका सूत्र होता है
तो लेंस की क्षमता अपने को दे रखी है 2 डायऑप्टर, तो प्लस का 2 बराबर हो जाएगा अपने 1/f। तो यहाँ से अपने को f का मान निकालना है, तो f बराबर क्या आ जाएगा 1/2। इसको अपन सोल्व करेंगे साथ ही, तो यहाँ आएगा अपने पास 0.5 और 0.5 मीटर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा अपना 0.5 मीटर आएगा। यहाँ पे जो डायऑप्टर अपने को पता है वो कहते हैं 1 मीटर के मात्रक से निकालते हैं। तो यहाँ पे पीछे मात्रक क्या लगाना है अपने को, मीटर। 0.5 अपने देखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये फॉर्मूला अपने को आना चाहिए, बाकी ऐसे छोटे क्वेश्चन आते ही रहते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को, प्रश्न नंबर 9 है दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को, ऑप्शन ए है निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ऑप्शन बी है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ऑप्शन सी है निकट व दूर दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दूरदृष्टि का दे रखा है, तो यहाँ पे अपने को ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, एक तो होता है दूरदृष्टि दोष और एक जो दोष होता है वो होता है अपने निकट दृष्टि दोष। ये कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे दूर आ रहा है तो दूर के ऊपर तो टिक कर दो, दूर के ऊपर राइट कर दो, मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो प्रश्न में अपने को दूर दृष्टि दोष दे रखा है, मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु तो अपने को स्पष्ट दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने मतलब शेविंग करने के लिए कौन सा दर्पण अपन उपयोग में लेते हैं। तो ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अपना दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में जो अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर साथी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रामने, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, लेंस बनाने के लिए जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है मिट्टी। यहाँ पे अपने को लेंस नहीं बना सकते, मतलब अपवर्तन उसमें से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना मिट्टी से जो है अपवर्तन नहीं हो सकता है, तो लेंस उससे नहीं बना सकते अपन। बाकी जल, कांच और प्लास्टिक तीनों से लेंस अपन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऑप्शन ए है वास्तविक और बड़ा होगा, ऑप्शन बी वास्तविक और छोटा होगा, ऑप्शन सी काल्पनिक और छोटा होगा और ऑप्शन डी है काल्पनिक और बड़ा होगा। काल्पनिक का मतलब साथ ही यहाँ पे होता है आभासी, काल्पनिक को अपन और क्या कह सकते हैं, आभासी। तो अवतल दर्पण के अंदर बिंब वस्तु की स्थिति कहाँ है, ध्रुव और फोकस के बीच में। अगर मान ले कि अवतल दर्पण यहाँ बनाए अपन, तो ये जैसे मान ले अवतल दर्पण है, ये अपनी मुख्य अक्ष है, तो जो वस्तु की स्थिति वो कहाँ है, ध्रुव, ये इसका ध्रुव हो गया पी वाला, ये वाला बीच वाला बिंदु, और यहाँ मान ले फोकस। तो इसके बीच में अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अपने को पता है इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा और वो प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए जो अपने को सारणी दे रखी है किताब में वो अपने को आनी चाहिए, तो सारणी भी अपन ने आगे बना रखी है। देखिए अवतल दर्पण में बिंब की स्थितियों में प्रतिबिंब का विवरण। तो यहाँ पे देखिए जब बिंब अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ1 बनता है, फोकस बनता है। और प्रतिबिंब बनता कैसा है, वास्तविक व उल्टा बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है। जब बिंब जो है अपने वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य हो तो प्रतिबिंब जो है अपने एफ सी के बीच में बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है और प्रतिबिंब छोटा बनता है। हाँ सॉरी, तो यहाँ पे जो है अपने को सॉरी यहाँ पे दर्पण बनाना है, अपन ने लेंस बना दिया था, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा अपने पास आते हो, ये इसे अवतल दर्पण बनाना है,
ये अवतल दर्पण और इसके पीछे की साइड में पुलिस रहेगी। तो ये इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ पे ये एफ और ये पी। तो यहाँ जब प्रतिबिंब होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा इससे। चलिए अपन ये कहानी पूरी कर लेते हैं। और तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र सी पर जब बिंब होगा तो वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब से समान साइज का बनेगा। और चौथी स्थिति यहाँ पे देखिए, वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच में जब बिंब होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी से दूर बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा। और जब बिंब जो अपने फोकस पर होगा, एफ पर होगा, तो प्रतिबिंब अपने अनंत पर बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब से बहुत बड़ा बनेगा। और जब छठी वाली स्थिति जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी, जब फोकस एफ व ध्रुव के बीच में हो, जब प्रतिबिंब अपना एफ व ध्रुव के बीच में होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी व सीधा बनता है। आभासी मतलब काल्पनिक और प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यही अपने को प्रश्न में भी दे रखा था। जब स्थिति कहाँ ध्रुव व फोकस के बीच में हो, ध्रुव व फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, काल्पनिक बनेगा, मतलब आभासी और बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये सारणी अपने को याद हो जानी चाहिए, तो यहाँ से एक ना एक प्रश्न अपने आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। डाईऑप्टर, एक डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1 मीटर। तो एक डाईऑप्टर अपन कहते हैं उसको जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी को अपन क्या कहते हैं, उस लेंस की लेंस क्षमता एक डाईऑप्टर कहते हैं। लेंस क्षमता का जो मात्रक है वो डाईऑप्टर है, लेकिन इसको डाईऑप्टर को अपन डी से भी लिखते हैं कभी कभी, लेकिन लेंस क्षमता को अपन दर्शाते हैं पी से। तो पी बराबर होता है 1/f। और जब इसका एक डाईऑप्टर मान कब होगा, जब f बराबर क्या होगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर जिसकी फोकस दूरी है उस लेंस की लेंस क्षमता एक डाईऑप्टर होती है। ये फॉर्मूला भी अपने को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, पार्श्व दर्पण मतलब साइड ग्लास, मोटर गाड़ी का जो साइड ग्लास अपन कहते हैं, साइड मिरर भी कह सकते हैं। तो साइड ग्लास के लिए कौन सा दर्पण लेते हैं, ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साइड ग्लास के रूप में जो अपन उपयोग लेते हैं वो लेते हैं उत्तल दर्पण का। गाड़ियों के जो साइड ग्लास में किसका उपयोग लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। हीरा का अपवर्तनांक है, हीरे का अपवर्तनांक है, ऑप्शन ए है 1.77 या ऑप्शन बी है 1.4, ऑप्शन सी है 1.44 या ऑप्शन डी है 2.42। यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक पूछा है तो हीरे का अपवर्तनांक अपने को याद रखना चाहिए, कितना है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, अभी तक जो सबसे ज्ञात अपवर्तनांक है वो हीरे के ही है। तो इसकी सारणी भी अपन ने दे रखी है यहाँ पे, विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक दे। तो निर्वात का अपवर्तनांक तो अपन मानते हैं 1, और वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, और पानी का होता है 1.33, पानी का अपवर्तनांक कितना है 1.3। केरोसिन का अपवर्तनांक ध्यान रखना अपने को 1.44 होता है, और कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.50 होता है। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है, तारपीन का भी 1.47 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का कितना 1.64 होता है, और हीरे का जो है सबसे ज़्यादा होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और हीरे का ही पूछा हमने, तो हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, 2D क्षमता वाले, 2D मतलब दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है +-20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने को अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दे रखा मतलब प्लस है, और प्लस वाले की क्षमता प्लस के अंदर ही आएगी। तो अपन देखते हैं लेंस क्षमता का सूत्र क्या आता है 1/f। तो यहाँ पे 2 अपने को दे रखा है और लेंस क्षमता का फॉर्मूला अपने को पता है 1/f होता है, 2 बराबर हो जाएगा 1/f। और f का मान अपने को पूछा है तो f बराबर हो जाएगा 1/2, जिसको अपन कहते हैं 0.5। यहाँ पे कितना आंसर आ सकता है 0.5 आएगा, लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो मीटर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि डायऑप्टर जो अपन निकालते हैं वो फोकस दूरी को मीटर के अंदर ही निकालते हैं। तो यहाँ पे 0.5 मीटर आएगा, और जब इसको अपन सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तो अपने को करना पड़ेगा इंटू 100 या 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ अपने को आंसर आ जाएगा यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा अपना वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 1 पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, और फिर अपने 5 × 10 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर में आ जाएगा।
और ये प्लस के अंदर ही आएगा तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, प्लस के 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने को आना चाहिए 1/f वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है डायऑप्टर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस क्षमता का मात्रक अभी अपन देख रहे हैं डायऑप्टर होता है। लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, 1 नंबर के अंदर अपने को पूछते हैं। तो लेंस क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बताएं, सोलर कुकर बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो अपने को बताएं कि वो प्रकाश के किरणों को एक जगह केंद्रित करके फिर अपने सब्जी वगैरह जो भी अपन बनाना चाहें कुकर की तरह उपयोग में ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सोलर कुकर के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसे दर्पण लगा होता है, एक नीचे ऐसे मतलब जो पात्र होता है, और जो इसका जो ढक्कन होता है यहाँ पे जो है अपने को कुछ ऐसे दर्पण वगैरह लगा हुआ रहता है। तो इस दर्पण पे जैसे ही सूर्य की किरणें आती है तो वो सूर्य की किरणों को अपने इस पात्र के अंदर मोड़ देता है। यहाँ पे जो भी अपने खाने का पात्र रखा होता है या खाने का सामान जो भी, तो वो उबलने लगता है धूप के अंदर अगर अपन इसको रखें। तो ये क्या करता है, एक जगह पे किरणों को केंद्रित करता है, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। तो केंद्रित करने वाले को अपने को अवतल दर्पण कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर बनाने के लिए अपन किसका उपयोग लेते हैं? अवतल दर्पण का, जिसको अपन कहते हैं अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है? एक जगह पे केंद्रित करता है। ये अवतल दर्पण अपन ने पढ़ा था, ये इस तरीके से होता है अवतल दर्पण। देखो इस पे जो भी किरणें आती हैं तो ये सबको क्या करता है? एक जगह पे केंद्रित करता है, सभी किरणों को अपने इस फोकस पे केंद्र करता है। तो ये सभी किरणों को केंद्रित करने वाला अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, ऑप्शन है प्रकाशिक सघन है, ऑप्शन बी है प्रकाशिक विरल है, ऑप्शन सी पहले माध्यम का घनत्व अधिक है, और ऑप्शन डी दूसरे माध्यम का घनत्व कम है। तो यहाँ देखिए अगर अपवर्तनांक अधिक है तो यह क्या होगा? अधिक सघन होगा। दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक तो होता है सघन और एक होता है विरल। तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो अधिक सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा? प्रकाशिक सघन होगा। प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रकाशिक सघन और एक होता है विरल। तो यहाँ पे अर्थ जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो क्या होगा? सघन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ऑप्शन ए कम होती हैं, ऑप्शन बी अधिक होती हैं, ऑप्शन सी बराबर होती हैं, और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो ये वाला तो हो गई नहीं हमें। तो यहाँ पे देखिए विरल माध्यम तो अपन समझ सकते हैं इसको समझने के लिए कि जहाँ पे अपने ट्रैफिक कम है, जहाँ पे ट्रैफिक कम है वो विरल, और जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वो सघन। तो ट्रैफिक कम होता है, जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है मतलब विरल माध्यम, और जहाँ ट्रैफिक कम होता है वहाँ अपनी स्पीड ज़्यादा होती है। और जहाँ सघन माध्यम मतलब ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ अपनी स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। सघन माध्यम से क्या होती है? ज़्यादा होती है। रोड अगर बिल्कुल खाली है तो अपनी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है सघन है मतलब तो वहाँ पे अपनी स्पीड कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए आवर्धन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी प्रवर्धन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं, या मैग्निफिकेशन पावर भी कहते हैं। इसको अपन जो है स्मॉल एम से लिखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा। आवर्धन के बारे में आगे और देख भी रखा हमने। आवर्धनता या मैग्निफिकेशन पावर जो है किसी लेंस से द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। मतलब बिंब को कितना बड़ा दिखा सकता है वो। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई एच टेस व बिंब की ऊंचाई एच के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। एम बराबर आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटेवा बिंब की ऊंचाई, या एच टेस अपॉन एच। ये इसका आवर्धन का सूत्र भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े अपन। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती हैं तो इसकी चाल बढ़ जाती है। अतः किरण अभिलंब से ऑप्शन है की ओर झुक जाती हैं, ऑप्शन बी इससे दूर हट जाता है, ऑप्शन सी अभिलंब से 45 डिग्री के कोण पर रहता है, या अभिलंब के समांतर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के माध्यम अपने अभी बताए थे, एक तो होता है सघन और एक होता है विरल। यहाँ अपने को देखा है कि
तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। तो ये अभिलंब से क्या होगा, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर जाती हैं तो ये क्या होता है, अभिलंब से थोड़ी दूर हट जाती है। अभिलंब से थोड़ी क्या होती है, थोड़ी दूर हट जाती है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये दूर हट गई, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो इसका वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, इसकी चाल बढ़ जाती है, और चाल बढ़ गई तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। लेंस क्षमता अपने को माइनस के अंदर दे रखी है, -5 डायऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी भी एक तो वो होगी माइनस के अंदर ही होगी। और लेंस क्षमता का आपने मात्र सूत्र भी पता था, लेंस क्षमता बराबर क्या था, 1/f। तो हम अपने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, -5 बराबर क्या हो गया, 1/f। तो f का मान निकालना है तो f बराबर हो जाएगा 1/-5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना क्या आएगा, माइनस, और 5 का को डिवाइड 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अपना 0.2, 0.2 आंसर आ जाएगा। और ये आंसर जो आएगा मीटर के अंदर आ जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में अगर अपने को बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने का -20 सेंटीमीटर। इसको अपन बदलेंगे तो क्या देगा, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर के अंदर आंसर नहीं देंगे तो सेंटीमीटर में बदला हमने, तो -20 सेंटीमीटर आंसर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ऑप्शन ए +5 डायऑप्टर, ऑप्शन बी +0.5 डायऑप्टर, ऑप्शन सी -5 डायऑप्टर, या ऑप्शन डी है -0.5 डायऑप्टर। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है 20, हमने लेंस क्षमता का मात्रक डी बराबर क्या बता था, 1/f। लेंस क्षमता बराबर क्या बता था, 1/f। और यहाँ पे f का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो पहले इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तो 20/100 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1.5 आएगा, कितना आएगा 1/5 आएगा। तो इसको अपन लगेंगे यहाँ पे 1, और f का मान क्या आएगा 1/5 मान आया इसका, सॉरी 1/5 आया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5, और आंसर प्लस के अंदर ही आएगा। आप तो लेंस क्षमता आ जाएगी, वो आ जाएगी अपना प्लस के 5 डायऑप्टर, प्लस के 5 डायऑप्टर अपना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, उत्तल लेंस में जब बिंब उत्तल लेंस में सॉरी उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस व लेंस के बीच रखा है, बिंब कहाँ रखा है, फोकस व लेंस के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। तो उत्तल लेंस हमने को पता है ये ऐसे रखते हैं उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के अंदर बिंब को कहाँ रखा है, फोकस। तो यहाँ मान लें अगर फोकस है अपना और ये इसका लेंस है, तो लेंस के और फोकस के बीच में जब अपन रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर ही बन जाएगा, और काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, जिससे थोड़ा बड़ा भी बनेगा। तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अंदर कुल 6 स्थितियाँ बढ़ते हैं अपन, तो लास्ट वाली अंतिम स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा, या इसको आभासी भी कहते हैं। आगे अपन ने सारणी भी बना रखी है। तो देखिए लास्ट वाली स्थिति F1 है प्रकाशिक केंद्र के बीच में, या लेंस और F1 के बीच में जब होता है तो लेंस के उसी तरफ बिंब की ओर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। छठी वाली स्थिति जो अपन ने देखी थी भी, और अन्य स्थिति अभी यहाँ पे अपने दे रखे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अपनी किताब में सारणी बनी हुई है, और यहाँ से दोनों सारणियों से एक ना एक प्रश्न तो आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी वायुमंडलीय कंपन के कारण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपने सही आंसर जो देगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या ना सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका थोड़ी चपटी, मतलब सूर्य पूरा गोल दिखाई नहीं देगा, अपने को थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है ऊपर से या नीचे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स, आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश में निरंतर परिवर्तन के कारण
तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आंखों को तारे देखते हैं। ऑप्शन ए टिमटिमाते हुए, ऑप्शन बी चमकते हुए, ऑप्शन सी धुंधला होते हुए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तारे अपने को कैसे, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किस स्थिति का पता चलता है। ऑप्शन ए वास्तविक स्थिति का, ऑप्शन बी आभासी स्थिति का, और ऑप्शन सी है किसी स्थिति का नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है, अपने को सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देती है। सूर्य जो है वो क्षितिज से नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अपने को वो 2 मिनट ज़्यादा समय तो दिखाई देता है। तो आभासी स्थिति दिखाई देती है अपने को। चलिए नेक्स्ट आ गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।